में दीवार के भीतर बने एक छोटे से ताक पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल फाकती हुई लाल रंग के कपड़े की पोटली रखी हुई थी। उस लाल कपड़े की पोटली को देखते ही श्याम की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, वो लाल कपड़े की पोटली कैसी है? जरूर पिताजी ने इसी लाल पोटली के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवरात छुपाए होंगे। आज मेरी सारी लाचारी दूर हो जाएगी। श्याम दौड़कर उस ताक के पास गया और उसने कांपते हाथों से उस लाल कपड़े की पोटली को उठा लिया। लेकिन पोटली को हाथ में लेते ही श्याम का खिला हुआ चेहरा अचानक उतर गया। ये क्या? ये पोटली तो बहुत ही ज्यादा हल्की है। अगर इसमें सोने चांदी होता तो इसका वजन इतना कम थोड़ी होता। श्याम ने धड़कते दिल से उस लाल कपड़े की गांठ खोली और उसके अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर श्याम पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। है? ये क्या भद्दा मजाक है? इस लाल कपड़े में तो केवल एक सूखी हुई आम की गुठली रखी है। पिताजी ने इस मामूली सी आम की गुठली को खजाना क्यों कहा था? ऐसी गुठलियां तो गांव के बच्चे चूस कर सड़क पर फेंक देते हैं। श्याम ने उस लाल पोटली को गुस्से में वही जमीन पर पटक दिया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। न लकड़ियों का काम बचा, न छत बची, और अब खजाने के नाम पर ये आम की सूखी गुठली मिली है। माँ को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो यही सोच रही होंगी कि उनका बेटा सोना लेकर आएगा। श्याम भारी मन से उस लाल कपड़े और गुठली को उठाकर वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ लौट पड़ा, जहां उसकी माँ कौशल्या उसका इंतजार कर रही थी। श्याम को आता देख कौशल्या के पीले चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आ गया मेरा लाल। क्या हुआ श्याम? क्या तुझे तेरे पिताजी का वो खंडहर मंदिर और खजाना मिल गया? माँ, खजाना तो मिल गया, पर हमारी फूटी किस्मत में सोना चांदी नहीं, सिर्फ धोखा लिखा है। देखिए इस लाल कपड़े की पोटली में क्या है। श्याम ने वह लाल कपड़ा अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया। कौशल्या ने जब उसमें रखी सूखी गुठली को देखा तो वो भी सदमे में आ गई। श्याम बेटा, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ एक आम की गुठली है। तेरे पिताजी ने तो मरते वक्त मुझसे सचमुच एक अनमोल खजाने की बात कही थी। क्या उन्होंने अपनी ही पत्नी और बेटे के साथ कोई मजाक किया था? यही तो मैं भी सोच रहा हूं माँ। हमारी गरीबी और सेठ करोड़ी मल का कर्जा मिटाने के लिए ये आम की गुठली क्या काम आएगी? अब हम दोनों इस जंगल में भूख और जंगली जानवरों का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और श्याम दोनों उस लाल पोटली के पास बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए जोर जोर से रोने लगे। तभी उस जंगल के रास्ते से एक बहुत ही शांत, ज्ञानी और दिव्य संत गुजर रहे थे। वे कोई और नहीं, महान संत कबीर दास जी थे। श्याम और कौशल्या को इस तरह रोता देख संत कबीर दास जी उनके पास आकर रुक गए। राम राम भाई, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहे हो? माता जी, आपके और आपके पुत्र के चेहरों पर इतनी गहरी निराशा क्यों छाई है? प्रणाम महाराज, हम बहुत ही अभागे लोग हैं। गांव के सेठ करोड़ी मल ने हमारा घर बार सब कुछ छीन लिया। हमें खजाने की आस थी, पर इस लाल कपड़े में हमें सिर्फ ये मामूली आम की गुठली मिली है। हमारा तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया है महाराज। अरे अज्ञानी इंसानों, तुम सोने और चांदी के निर्जीव टुकड़ों को ही खजाना समझते हो। असली खजाना तो प्रकृति का होता है, जो जीवन देता है। क्या सोना तुम्हारी भूख मिटा सकता है? लेकिन महाराज, हम इस एक सूखी गुठली का क्या करेंगे? हमारे पास तो इसे बोने के लिए अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं बची है। सुनो श्याम, ये कोई मामूली गुठली नहीं है। ये तुम्हारे पिताजी का सच्चा और जादुई खजाना है। अगर तुम पूरी ईमानदारी और जी तोड़ मेहनत से इस गुठली को धरती माता की गोद में सौंप दोगे तो ये तुम्हें इतना मीठा फल देगी जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। महाराज, क्या सचमुच इस आम की गुठली में कोई चमत्कार है? चमत्कार गुठली में नहीं, तुम्हारी सच्ची लगन और विश्वास में होता है। चंदनपुर गांव के बाहर जो बंजर और वीरान जमीन पड़ी है,
तुम वहीं जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ और इस आम की गुठली को बो दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर संत कबीर दास जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनकी बातें सुनकर श्याम और कौशल्या के मृत प्राय मन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। माँ, संत महात्माओं की वाणी कभी झूठी नहीं होती। हमें उनकी बात जरूर माननी चाहिए। चलिए हम वापस चंदनपुर गांव की सीमा पर चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा। जब भगवान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो शायद यही हमारा आखिरी रास्ता है। दोनों माँ बेटे उस खूंखार जंगल से बाहर आकर चंदनपुर गांव के बाहर एक पथरीली और बंजर जमीन के पास पहुंच गए। श्याम ने वहां सूखी लकड़ियों और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। माँ, आप इस झोपड़ी में आराम कीजिए। मैं अभी इस बंजर जमीन की खुदाई करके ये आम की गुठली बो देता हूँ। श्याम ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर उस कठोर और पथरीली जमीन को खोदा और उस लाल कपड़े से निकालकर गुठली को बड़े ही प्यार से मिट्टी में दबा दिया। वह रोज दूर नदी से पानी लाकर उसे सींचता था। उधर गांव में सेठ करोड़ीमल के नौकर भोलू ने श्याम को देखा और हवेली जाकर सेठ को खबर दी। सेठ जी, वो फटीचर लकड़हारा श्याम और उसकी बीमार माँ जंगल से वापस आ गए हैं। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर किसी बंजर जमीन पर मिट्टी खोद रहे हैं। करने दे भोलू। उस बंजर जमीन पर धूल और पत्थर के अलावा और क्या उगेगा? भूखे मरेंगे दोनों के दोनों। हमें उन भिखारियों से क्या मतलब? लेकिन कुछ ही दिनों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्याम ने जो आम की गुठली बोई थी उससे बहुत तेजी से एक नन्हा पौधा निकला और देखते ही देखते वह पौधा एक विशाल, घने और हरे भरे आम के पेड़ में बदल गया। माँ, बाहर आकर देखिए, हमारा पौधा तो रातों रात एक विशाल पेड़ बन गया है। संत कबीर दास जी की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। अरे वाह बेटा, ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कभी नहीं देखा। अगले ही दिन जब श्याम सोकर उठा तो उसने देखा कि उस विशाल पेड़ की डालियों पर बहुत बड़े-बड़े, सुनहरे और खुशबूदार आम लटक रहे हैं। वे आम साधारण आमों से कई गुना बड़े और चमकदार थे। अरे बाप रे, इतने बड़े आम! माँ देखिए, पिताजी का खजाना फल देने लगा है। भगवान की लीला अपरंपार है बेटा। जरा एक आम तोड़कर देख, अंदर से कैसा है। श्याम ने जैसे ही एक बड़ा सा आम तोड़ा और उसे काटा, उसमें से बहुत ही मीठा, रसीला और सुगंधित गूदा निकला। दोनों ने उसे खाया तो वे उस अलौकिक स्वाद से हैरान रह गए। माँ, ये आम तो स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा मीठा है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा। बेटा श्याम, तू आज ही इन आमों को टोकरी में रखकर बाजार लेकर जा। लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे और हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। श्याम ने कई बड़े बड़े सुनहरे आम टोकरी में रखकर चंदनपुर के बाजार में ले गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। आम ले लो, एकदम मीठे, रसीले और खुशबूदार आम ले लो। श्याम के ठेले पर इतने बड़े और अद्भुत आम देखकर बाजार के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वहां गांव का लड़का गोलू और रमेश भी आ गए। अरे श्याम भैया, इतने विशाल और सुंदर आम तुम कहाँ से लाए? ये तो देखने में ही बहुत शानदार लग रहे हैं। गोलू, ये मेरी अपनी मेहनत की फसल है। तुम एक आम चक्कर देखो, स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। लाओ श्याम भाई, एक आम मुझे भी दे दो। अगर अच्छा हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार के लिए तुमसे ही लिया करूंगा। श्याम ने रमेश को एक आम दिया। रमेश ने वहीं उसे काटा और एक टुकड़ा खाया। खाते ही रमेश की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। वाह श्याम भाई वाह, क्या अद्भुत स्वाद है। ऐसा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। लाओ, मुझे 5 आम और दे दो। रमेश की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी आम खरीदने शुरू कर दिए। श्याम के सारे आम बहुत ही ऊंचे दामों पर और कुछ ही देर में हाथों हाथ बिक गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
आज मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं माँ के लिए अच्छा खाना और नई शॉल ले जाऊंगा। श्याम खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया, लेकिन जब वो अपने पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह सारे पके हुए बड़े आम तोड़ लिए थे, फिर पेड़ पर इतने सारे नए आम अपने आप कैसे उगाए? बेटा श्याम, ये कोई साधारण गुठली नहीं थी। हम जितने आम तोड़ते हैं, ये रहस्यमय पेड़ उतने ही नए आम वापस दे देता है। हमारा ये खजाना अब कभी खत्म नहीं होगा। माँ, संत कबीर दास जी ने सच कहा था, यही हमारा असली खजाना है। अब श्याम रोज टोकरी में आम लेकर बाजार जाता और आम बेचकर खूब पैसे कमाता। कुछ ही समय में श्याम चंदनपुर का एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित आदमी बन गया। उसने अपनी झोपड़ी और बंजर जमीन की जगह एक बहुत सुंदर और पक्का मकान बनवा लिया। श्याम की यह तरक्की गांव के सेठ करोड़ीमल और उसके नौकर भोलू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सेठ जी, अनर्थ हो गया। वो श्याम लकड़हारा जो सड़क पर आ गया था, आज उसने गांव के बाहर अपना नया पक्का मकान खड़ा कर लिया है। उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ रहा है? भोलू, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसकी झोपड़ी तक छीन ली थी, ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैंने बाजार में सुना है सेठ जी कि वो बहुत बड़े बड़े और सुनहरे आम बेचता है। लोग कहते हैं कि वो रहस्यमयी आम है जो पेड़ से कभी खत्म ही नहीं होते। रहस्यमय आम? ऐसा भी कहीं होता है भला? भोलू, हमें किसी भी कीमत पर यह पता लगाना होगा कि इस फटीचर श्याम के पास ये रहस्यमय पेड़ कहां से आया। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज रात ही अंधेरे में छुपकर श्याम के नए घर जाऊंगा और उसके इस चमत्कार का पूरा पता लगाऊंगा। रात का घना अंधेरा पूरे चंदनपुर गांव पर छा चुका था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। नौकर भोलू दबे पांव श्याम के नए पक्के मकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में लालच और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर श्याम की अमीरी का राज जानना चाहता था। आज तो मैं इस श्याम का सारा राज पता करके ही मानूंगा। सेठ जी ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। अगर मैंने वो रहस्यमयी चीज ढूंढ ली तो सेठ जी मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। भोलू ने चुपके से श्याम के घर की एक खुली खिड़की से अंदर झांका। अंदर कमरे में श्याम और उसकी माँ कौशल्या गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे के एक कोने में दीवार की ताक पर वही लाल रंग के कपड़े की पोटली सुरक्षित रखी हुई थी, जिसमें श्याम ने उस जादुई आम की दूसरी गुठली को संभाल कर रखा था। भोलू की लालची नजर उसी लाल पोटली पर जाकर टिक गई। भोलू दबे पांव घर के जाकर उस लाल रंग की पोटली को उठा लिया। पोटली हाथ में आते ही भोलू खुशी से पागल हो गया और बिना कोई आवाज किए वहां से सीधे सेठ करोड़ीमल की हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। सेठ जी, ओ सेठ जी, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं सीधे उस लकड़हारे श्याम की किस्मत ही चुरा कर ले आया हूँ। देखिए ये लाल पोटली, इसी के अंदर उसकी सारी अमीरी का राज छिपा है। मैंने इसे उसके कमरे से चुरा लिया है। अरे वाह भोलू, तूने तो कमाल कर दिया। ला, जल्दी से ये पोटली मुझे दे, देखूं तो सही इसके अंदर कौन सा खजाना है। सेठ करोड़ीमल ने तुरंत वह लाल पोटली खोल कर देखा। उसके अंदर वही सूखी हुई आम की गुठलियां रखी हुई थी, जिन्हें श्याम ने अगली फसल के लिए संभाल कर रखा था। सेठ जी उन्हें देखकर थोड़े हैरान हुए और उनका मुंह बन गया। ये क्या है भोलू? ये तो आम की सूखी और सड़ी हुई गुठलियां लग रही हैं। क्या सच में श्याम इन्हीं गुठलियों से वो आम उगाता है? तूने कोई गलत पोटली तो नहीं उठा ली? बिल्कुल नहीं सेठ जी, मैंने बाजार में भी लोगों से पूछताछ की थी। श्याम ने यही गुठलियां उस बंजर जमीन में बोई थी। ये कोई मामूली गुठलियां नहीं है। अगर हम इन्हें आपकी हवेली के पीछे वाली सबसे उपजाऊ जमीन में बो दे तो सोचिए आपके पास कितने सारे आम के पेड़ आ जाएंगे। आप इस पूरे इलाके के सबसे बड़े और अमीर सेठ बन जाएंगे। भोलू, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया।
मैं आज रात ही इन गुठलियों को अपनी सबसे अच्छी जमीन में जाकर बो दूंगा। अब उस श्याम लकड़हारे का खेल खत्म। अब सिर्फ मैं ही बाजार में वो रहस्यमयी आम बेचूंगा और सारी दौलत मेरी होगी। सेठ करोड़ीमल लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी रात अपने हाथों से वो रहस्यमयी गुठलियां अपनी जमीन में बो दी। अब सेठ जी और उनका नौकर भोलू रोज उस जगह की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भी आम के छोटे छोटे पौधे निकले और तेजी से विशाल पेड़ों में बदलने लगे। भोलू, देख रहे हो मेरा कमाल? मेरे पेड़ तो शाम के पेड़ों से भी ज्यादा ऊंचे और घने लग रहे हैं। अब बस आम आने की देरी है, फिर देखना मेरा रुतबा कैसे और बढ़ता है। सेठ जी, आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। शाम जैसे छोटे लकड़हारे भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा। अगले ही दिन जब सेठ जी अपने बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ों की डालियों पर बहुत बड़े बड़े और चमकदार सुनहरे आम लटक रहे हैं। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मेरे पेड़ों पर तो शाम से भी बड़े आम लग गए। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी इन आमों को बाजार ले जाकर दुगने दाम पर बेचूंगा। आज से शाम का धंधा चौपट। सेठ जी ने लालच के कारण किसी मजदूर को भी नहीं बुलाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा बोरा लिया और खुद ही सारे बड़े आमों को तोड़ तोड़ कर उस बोरे में भर लिया। वे उस भारी बोरे को अपने कंधे पर लाद कर पसीने से लथपथ होकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने अपना बोरा नीचे रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, ताजे और रसीले आम ले लो। उस शाम के आमों से भी दुगने बड़े, रसीले और मीठे आम ले लो। जल्दी आओ। हवेली वाले सेठ करोड़ीमल को इस तरह बाजार में ठेले वालों की तरह आम बेचते देख पूरा गांव हैरान रह गया। शाम से रोज फल खरीदने वाले रमेश और गोलू भी वहां पहुंच गए। अरे सेठ जी, आज आप अपनी गद्देदार मसनद छोड़कर यहाँ बाजार में फल बेचने कैसे आ गए? क्या आपका नौकर भोलू आज छुट्टी पर है? रमेश, ज्यादा बकवास मत कर। आम लेना है तो ले। मेरे आम उस फटीचर शाम से भी ज्यादा मीठे और सुगंधित है। एक बार खाएगा तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। सेठ जी, देखने में तो आपके आम सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। लाओ, एक आम मुझे भी दे दो। मैं भी तो देखूं कि हवेली वाले सेठ जी का आम कैसा होता है। सेठ करोड़ीमल ने बड़े ही अहंकार के साथ एक बड़ा सा आम गोलू के हाथों में थमा दिया। आम हाथ में आते ही गोलू को कुछ अजीब सा लगा। सेठ जी, ये आम इतना बड़ा है लेकिन इसका वजन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम रुई की तरह हल्का लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तू अभी बच्चा है गोलू, तुझे असली फलों की परख नहीं है। ये रहस्यमयी आम है, इसलिए इसका वजन कम है। अंदर से ये पूरा मीठे रस से भरा हुआ है। सेठ जी, हमें आपकी बातों पर ऐसे यकीन नहीं होगा। आप इस आम को हमारे सामने बीच से काटकर दिखाइए। अगर ये अंदर से अच्छा हुआ तो हम सारे आम ऊंचे दाम पर खरीद लेंगे। ठीक है रमेश, अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। सेठ करोड़ीमल का माल कभी खराब नहीं होता। सेठ जी ने आम के 2 टुकड़े किए। आम अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें मोटे मोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। छी छी छी, ये क्या है सेठ जी? आपका आम तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ और खोखला है। इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। आप हमें ये गंदा और जहरीला आम खिलाकर मारना चाहते हैं? सेठ जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक तो आप हम गरीबों को कर्जे के जाल में फंसाते हैं और ऊपर से हमें ऐसा कीड़े वाला सड़ा माल बेच रहे हैं। अरे रुको रुको, ये एक आम खराब निकल गया। मैं तुम्हें अभी दूसरा आम काट कर दिखाता हूं। मेरे सारे आम ऐसे नहीं हो सकते। घबराहट और बेइज्जती के डर से
सेठ जी ने एक के बाद एक बोरे के सारे आम काट डाले, लेकिन सेठ जी का लालच उन पर भारी पड़ चुका था। बोरे का हर एक आम अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ, काला और कीड़ों से भरा हुआ निकला। पूरे